मेरे भारतवासियों, मेरे देशवासियों, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 27 मई 2026 से ही हम लोग ये बहस बहुत मीडिया पर देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल का एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी के भी कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। निश्चित तौर पर दोनों के बीच तुलनाएं हो रही हैं और अपने अपने दावे प्रतिदावे पक्ष प्रतिपक्ष कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच की तुलना सहज और स्वाभाविक नहीं है। कारण क्या है कि नेहरू जी ने जिस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की बागडोर संभाली, एक लंबे औपनिवेशिक गुलामी की राजव्यवस्था में रहने के बाद जिस तरीके से भारत का सामाजिक आर्थिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका था, बेहद गरीबी थी, अशिक्षा और हर तरीके की समस्याएं एक नव स्वतंत्र देश के सामने बड़ी विकराल चुनौतियों का मुंह बाएं खड़ी थीं। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दंश उससे अभी तक जख्म रिस रिस के बह रहा था और भारत में जो देशी राजे रजवाड़े और रियासतें थीं उनको एक में मिलाकर भारत को राजनीतिक एकीकरण के सूत्र में बांधना था। भारत में हर तरीके की समस्याएं थी। वो कहते हैं ना कि एक दो जख्म नहीं, जिस्म पूरा है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से उठे। लेकिन वो उस दौर में जो हमारे आज़ादी के तपे तपाए लोग थे, जिसमें नेहरू जी, सरदार पटेल और उनके जैसे न जाने कितने लोग, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के बाद देश को दिशा और दशा देने के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो कहते हैं ना कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। यही हुआ। और फिर मुझे याद आती हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्तियां, जब वो कहते हैं कि भग्न मंदिर बन रहा है स्वेद का जल दो, भग्न मंदिर बन रहा है स्वेद का जल दो, रश्मियां अपनी निचोड़ो ज्योति उज्ज्वल दो। यानी भग्न मंदिर, ये जो भारत का टूटा हुआ मंदिर आज़ादी के बाद जो खंडहर के रूप में ये विरासत हमको मिली है, अब उसके निर्माण का कार्य शुरू होना है। अपने स्वेद का जल दो, अपना परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने त्याग और तपस्या से अब इसको हमें पुनर्निर्मित करना है। और उस दौर के लोगों ने जो प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में काम किया, उसने देश को एक सही दशा और दिशा दिखाई। आप उनके कुछ निर्णयों से सहमत असहमत हो सकते हैं, उनसे चूक भूल हो सकती है, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक, राष्ट्रभक्त और देश के प्रति समर्पित ऐसे विशाल, सम्मोहक, आकर्षक व्यक्तित्व के थे जिनके पास प्रबल बहुमत, प्रचंड जनादेश और भारी जनता का समर्थन और प्यार हासिल था। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं अपने मौजूदा प्रधानमंत्री की, तो 2014 से अब तक वो निसंदेह निर्विवाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में ज़रूर सबसे आगे आ गए हैं। और उन्होंने भी अपने इस लंबे कार्यकाल में 12 वर्ष से अधिक के समय में जो भारत को दशा और दिशा दी, उसमें कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि अनुच्छेद 370 और 35A को शिथिल करना, इसी के साथ साथ ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का निर्माण और बहुत सारे अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बुलेट ट्रेन, ये तमाम सपने न सिर्फ उन्होंने दिखाए बल्कि उसको साकार करने की दिशा में भी काम किया। हाँ, ज़रूर कुछ योजनाएं, कुछ नीतियां, कुछ कार्यक्रम रहीं जो उतना असर पैदा नहीं कर सकी या जिनका अभी तक प्रभाव और परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं रहा। जैसे कि अगर हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना और इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन, और इसी के साथ साथ अगर हम जोड़ लें इसमें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, मेक इन इंडिया, तो अपनी सफलता विफलता का दौर रहा है। कुल मिलाकर के इस सरकार ने भी अपने क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार बेहतर काम किया। हर दौर में हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार देश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता था, जो सबसे कारगर हो सकता था, जो हमारे क्षमता संसाधन में हो सकता था, उसको करने का सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कार्यकाल में
हमारे देश की सरकारों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में भी उसका कार्यकाल को जोड़ लेंगे, जो 1946 से होता है, तो 1952 तक तो वो कम से कम ये 5-6 वर्ष का समय और अतिरिक्त जुड़ जाता है। जबकि 1952 में जब देश में लोकसभा विधानसभा के चुनावों के बाद पहली निर्वाचित सरकार बन गई थी, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नेहरू जी के कार्यकाल से आगे प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल हो जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के आने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में भारत को बहुत बेहतरीन कार्य प्रदर्शन करने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उसका दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन भी किया। दोनों ही इन विराट और विशाल व्यक्तित्व के राजनीतिक हस्तियों का अगर हम एक मूल्यांकन करें तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमें पहले भारत को समझना होगा कि आज़ादी के पहले किस तरीके की परिस्थितियां थीं। 1947 में जो भारत हमें मिला वो कैसा था। उसके बाद 1950, 60, 70 के दशक में हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आए, और फिर 80, 90 के दशक में किस तरीके से परिस्थितियां बदलीं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और भू सामरिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी देखना होगा, जो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस को भी शामिल करना होगा। और फिर हम समझ पाएंगे कि भारत ने 1947 से आज़ादी के बाद आज 2026 तक किस तरीके की यात्रा का मकाम हासिल किया, कहाँ पर हम पहुँचे, कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अभी कहाँ हमें आगे जाना है। वो कहते हैं ना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियाँ हैं, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसी तरीके से हमें देश को आगे लेकर के चलना है। हरिवंश राय बच्चन जी की भी पंक्तियाँ याद आती हैं कि वो कहते हैं, सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम, मुसाफिर मूक बधिर यह छलना है, अभी मुझे तो मीलों आगे चलना है। और इसी तरह से हमें इस यात्रा को आगे की ओर लेकर चलते रहना है।